एक मॉन्स्टर कैसे बनता है? क्या यह किसी इंसान के अंदर ही पैदा होता है या फिर दुनिया उसे बड़े ध्यान से भयानक तरीके से ऐसा बनाती है? 20वीं सदी के बीच में विस्कॉन्सिन का छोटा अलग थलग शहर प्लेनफील्ड इस सवाल का जवाब देने के लिए एक अनचाहा मंच बन गया। यहीं पर एडवर्ड थियोडोर गेन अपनी शांत सीधी सादी जिंदगी जीता था। अपने पड़ोसियों के लिए वह सिर्फ एड था, एक अजीब लेकिन हार्मलेस हैंडीमैन जो अपने आप में रहता था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसकी शांत आंखों के पीछे एक गहरा अंधेरा पनप रहा था, एक ऐसा अंधेरा जो दशकों के अकेलेपन, दुख और ट्विस्टेड डिवोशन से पैदा हुआ था। उसकी कहानी किसी धमाके से नहीं बल्कि एक शांत, ऑप्रेसिव और अकेले फार्म हाउस की खामोशी से शुरू होती है। एड गेन का जन्म 1906 में हुआ था, एक ऐसे परिवार में जो बिल्कुल भी नर्चरिंग नहीं था। उसके पिता जॉर्ज एक डरपोक शराबी थे, अक्सर बेरोजगार रहते थे और उनकी पत्नी उन्हें लगातार नीचा दिखाती थी। गेन परिवार में असली पावर एड की मां ऑगस्टा के पास थी। वह एक कट्टर धार्मिक महिला थी, एक प्यूरिटैनिकल टायरेंट जो दुनिया के इनहेरेंट सिंफुलनेस के बारे में एंडलेसली उपदेश देती थी, खासकर महिलाओं और कार्नल डिजायर की बुराइयों के बारे में। उसने जानबूझकर एड और उसके बड़े भाई हेनरी को अपने दूर दराज के फार्म पर अलग थलग कर दिया था, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका बाहर की दुनिया से कम संपर्क हो जिसे वह नफरत करती थी। ऑगस्टा की बात कानून थी और नरक की आग और डैमनेशन के बारे में उसके भयानक सरमन्स ही एकमात्र मॉरल कंपास थे जो एड को कभी पता चला। फार्म उनकी जेल बन गया, एक ऐसी जगह जहां ऑगस्टा का प्रभाव पूर्ण और इनएस्केपेबल था। वह अपने लड़कों को रोजाना ओल्ड टेस्टामेंट से पढ़ती थी, जिसमें मौत, डिवाइन रेट्रिब्यूशन और स्लॉटर की सबसे ग्राफिक कहानियों पर ध्यान केंद्रित करती थी। जबकि हेनरी कभी-कभी अपनी मां के सफोकेटिंग कंट्रोल के खिलाफ जाने की हिम्मत करता था, एड पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित था। उसने उसके हर शब्द, उसकी हर चेतावनी और मानवता के प्रति उसकी गहरी नफरत को अब्सॉर्ब कर लिया था। अपनी मां के प्रति यह गहरा अनहेल्थी अटैचमेंट उसकी पूरी जिंदगी का केंद्रीय दुखद स्तंभ बन गया। वह डर और अकेलेपन से ढला हुआ एक लड़का था जिसे दुनिया को एक बुरी जगह के रूप में देखने के लिए सिखाया गया था, जिससे केवल उसकी मां ही उसे बचा सकती थी। एड की फ्रैजाइल दुनिया धीरे धीरे बिखरने लगी। उसके पिता की 1940 में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई, जिससे लड़के ऑगस्टा के साथ अकेले रह गए। फिर 1944 में उसका भाई हेनरी एक ब्रश फायर के दौरान रहस्यमय परिस्थितियों में मर गया। इस मौत ने एड को अपनी डोमिनेटिंग मां के साथ पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया। लेकिन अंतिम कैटास्ट्रोफिक झटका 1945 में आया, जब ऑगस्टा खुद एक स्ट्रोक के बाद चल बसी। अपने जीवन में पहली बार एड गेन वास्तव में अकेला था। वह एकमात्र व्यक्ति जिसे उसने कभी प्यार किया था, वह महिला जो उसकी पूरी रियलिटी की एंकर थी, चली गई थी। फार्म हाउस में खामोशी बहरा कर देने वाली हो गई और उस खालीपन में एक भयानक ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा। अपनी मां के जाने के बाद एड गेन का अकेलापन पूरा हो गया। उसने उन कमरों को बंद कर दिया जिनका वह सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती थी, जिसमें उसका पार्लर और बेडरूम भी शामिल था। उन्हें उसकी याद में प्रिस्टीन श्राइन्स की तरह रखा। हालांकि फार्म हाउस का बाकी हिस्सा गंदगी और कैओस में डूबने लगा। उसने प्रॉपर्टी को खराब होने दिया। किचन से सटे एक छोटे से कमरे में बढ़ता हुआ फिल्थ, पुरानी मैगजीन और किताबों के ढेर के बीच रहता था। उसकी पढ़ने की रुचि एनाटॉमी टेक्स्ट बुक्स, नाजी अत्याचारों के अकाउंट्स और एक्सोटिक कल्चर्स की अजीब कहानियों की ओर मुड़ गई। वह एक आदमी था जो भटक गया था, अपने एकमात्र कनेक्शन से टूट गया था और उसका दिमाग ह्यूमन फैसिनेशन के सबसे अंधेरे कोनों को एक्सप्लोर करने लगा। अपनी दिवंगत मां के प्रति उसकी ऑब्सेशन ने एक मॉर्बिड मोड़ ले लिया। वह उसे वापस पाना चाहता था, या शायद वह खुद उसे बनना चाहता था। इस बिजार डिजायर ने उसे अंधेरी रातों में स्थानीय कब्रिस्तान तक पहुंचाया। उसने हाल ही में दफनाई गई मिडिल एज्ड महिलाओं की कब्रें खोदना शुरू कर दिया, जो उसे ऑगस्टा जैसी लगती थीं। शुरुआत में वह बस उन्हें देखना चाहता था, उनके पास रहना चाहता था, लेकिन जल्द ही उसकी ग्रिजली क्यूरियोसिटी बढ़ गई। उसने लाशों को या उनके कुछ हिस्सों को अपने डिलैपिडेटेड फार्म हाउस वापस लाना शुरू कर दिया। प्लेनफील्ड के निवासियों द्वारा ये नॉक्टर्नल एक्टिविटीज पूरी तरह से अननोटिस्ड रहीं, जो एड को सिर्फ शहर के एक्सेंट्रिक के रूप में देखते रहे। अपने हॉरर्स के घर के अंदर गेन ने अपना मकाब्र काम शुरू किया। वह अभी तक एक हत्यारा नहीं था, बल्कि मृतकों का एक क्राफ्ट्समैन था। एनाटॉमी और टैनिंग के अपने सेल्फ टॉट ज्ञान का उपयोग करके उसने चुराई हुई लाशों की खाल और हड्डियों से घरेलू सामान और कपड़े बनाना शुरू कर दिया। उसने इंसान की खोपड़ी से कटोरे बनाए ताकि वह उनसे खा सके। उसने इंसान की खाल से कुर्सियों को अपहोल्स्टर किया, अपने अकेले घर के लिए ग्रोटेस्क फर्नीचर बनाया। उसने टैंड फीमेल फ्लैश से लेगिंग्स और एक वेस्ट बनाई, इस उम्मीद में कि उन्हें पहनकर वह किसी तरह उस फेमिनिनिटी को एम्बॉडी कर सकता है जिसे वह क्रेव्ड करता था और जिससे उसे डरने के लिए सिखाया गया था। यह उसकी गुप्त दुनिया थी, मौत से बनी एक ब्रह्मांड। उसकी क्रिएशंस की लिस्ट एक ऐसे दिमाग का प्रमाण थी जो रियलिटी से पूरी तरह से डिटैच्ड था। अधिकारियों को बाद में मानव निप्पल से बनी एक बेल्ट, मानव चेहरे से बनी एक लैम्पशेड और महिलाओं के सिर से सावधानी से संरक्षित मास्क मिले। उसने एक महिला के धड़ से एक कॉर्सेट बनाया और उसके पास एक बॉक्स में संरक्षित महिला जननांगों का संग्रह भी था। यह अनस्पीकेबल आर्ट का एक गैलरी था, उसकी ट्विस्टेड फिक्सेशन ऑन द फीमेल फॉर्म और अपनी मां की याद को समर्पित एक प्राइवेट म्यूजियम। वह इन वस्तुओं के बीच रहता था, लोनली, डिकेइंग फार्म हाउस में उसके साइलेंट कंपेनियंस, बाहर की दुनिया से पूरी तरह से छिपा हुआ।
सालों तक एड गेन का कब्रों का डिसिक्रेशन और उसकी ग्रूसम हॉबीज उसका अपना डार्क सीक्रेट बनी रही। वह एक ग्रेव रॉबर था, एक गूल, लेकिन अभी तक एक हत्यारा नहीं था। वह आखिरी रेखा 16 नवंबर 1957 को पार की गई। उस ठंडी सुबह बर्नाइस वर्डन प्लेनफील्ड हार्डवेयर स्टोर की 78 वर्षीय मालिक गायब हो गई। उसका बेटा फ्रैंक, जो शहर का डिप्टी शेरिफ भी था, स्टोर में दाखिल हुआ तो उसे खाली पाया। कैश रजिस्टर खुला था और काउंटर से लेकर पीछे के दरवाजे तक खून का एक चिलिंग निशान था। फ्रैंक वर्डन तुरंत समझ गया कि उसकी मां के साथ कुछ भयानक हुआ है। रजिस्टर में आखिरी रसीद हाफ गैलन एंटीफ्रीज की थी। फ्रैंक वर्डन को याद था कि एड गेन पिछली शाम को स्टोर में आया था और उसने अगले दिन कुछ एंटीफ्रीज के लिए वापस आने का जिक्र किया था। यह छोटी सी डिटेल गेन की एक स्थानीय ऑडबॉल के रूप में लंबे समय से चली आ रही प्रतिष्ठा के साथ मिलकर उसे एक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बनाने के लिए काफी थी। शेरिफ आर्ट श्ले और उसके डेप्यूटीज उस शाम गेन के फार्म पर गए। यह नहीं जानते थे कि वे क्या अनकवर करने वाले हैं। उन्हें एक अजीब लेकिन शायद हार्मलेस आदमी से एक मिसिंग पर्सन केस के बारे में पूछताछ करने की उम्मीद थी। इसके बजाय उन्हें जो मिला वह उन्हें हमेशा हॉन्टेड करेगा और एड गेन का नाम अमेरिकी अपराधों के इतिहास में दर्ज कर देगा। जैसा कि एक डिप्टी ने मुख्य घर से जुड़ी एक समर किचन में अपनी टॉर्च की रोशनी डाली, उसे एक हॉरिफाइंग डिस्कवरी हुई। छत से उल्टा लटका हुआ बर्नाइस वर्डन का नग्न हेडलेस शरीर था। उसे 22 कैलिबर राइफल से गोली मारी गई थी और फिर उसी तरह म्यूटिलेट किया गया था जैसे गेन कभी कभी हिरणों का शिकार करता था। प्लेनफील्ड का शांत हैंडीमैन एक हत्यारा था। इस डिस्कवरी का शुरुआती सदमा तो बस शुरुआत थी। अधिकारियों ने फिर मुख्य घर में जबरदस्ती घुसपैठ की, एक ऐसी जगह जहां सालों से कोई नहीं गया था, और एक ऐसे नाइटमेयर में कदम रखा जो सारी कल्पना को धता बताता था। फार्म हाउस के अंदर का नजारा अविश्वसनीय था। यह एक गंदा क्लटर्ड जगह थी जो गेन द्वारा मृतकों से बनाए गए ग्रोटेस्क आर्टिफैक्ट से भरी थी। अधिकारियों को मानव त्वचा की कुर्सियां, खोपड़ी के कटोरे और असली चेहरों से बने मास्क मिले। उन्हें बर्नाइस वर्डन का सिर एक बोरी में और उसका दिल स्टोव पर एक पैन में मिला। गेन को उसी रात एक पड़ोसी के घर से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ करने पर उसने शांत भाव से बर्नाइस वर्डन को मारने की बात कबूल की। उसने यह भी कबूल किया कि उसने सालों पहले एक और महिला, मैरी हॉगन, एक टैवर्न ओनर जो 1974 में गायब हो गई थी, को भी मारा था। उसकी ग्रेव रॉबिंग और हत्या की गुप्त जिंदगी आखिरकार दुनिया के सामने आ गई। एड गेन का ट्रायल एक स्पेक्टिकल था जिसने देश का ध्यान खींचा, लेकिन यह कम समय तक चला। उसे जल्द ही कानूनी रूप से पागल और ट्रायल के लिए अयोग्य पाया गया। कोर्ट ने यह तय किया कि वह प्रोसीडिंग्स या अपने अपराधों की प्रकृति को नहीं समझता था। जेल भेजने के बजाय उसे विस्कॉन्सिन के वोपुन में क्रिमिनली इंसेंट के लिए सेंट्रल स्टेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहां उसे एक शांत और पोलाइट पेशेंट के रूप में जाना जाता था, एक मॉडल इनमेट जिसने कोई परेशानी नहीं पैदा की। उसने अस्पताल के क्राफ्ट्स पर काम किया और गुमनामी में अपने दिन बिताए, जो उसके फार्म हाउस में पैदा किए गए हॉरिफिक केओस के विपरीत था। जबकि गेन खुद पब्लिक आई से गायब हो गया, उसकी कहानी ने अपना एक अलग जीवन ले लिया जो पॉपुलर कल्चर के फैब्रिक में समा गया। उसके अपराधों के चौंकाने वाले डिटेल्स, त्वचा के मास्क, मां का फिक्सेशन, हॉरर्स का घर ने एक नए तरह के फिक्शनल मॉन्स्टर के लिए एक ब्लूप्रिंट प्रदान किया। 1939 में लेखक रॉबर्ट ब्लॉच ने साइको उपन्यास प्रकाशित किया, जिसमें गेन के मामले से सीधी प्रेरणा लेकर नॉर्मन बेट्स के चरित्र को बनाया, जो एक ऐसा मोटेल ओनर था जो अपनी मृत मां की यादों से ग्रस्त था। अल्फ्रेड हिचकॉक की आइकॉनिक 1960 की फिल्म एडेप्टेशन ने इस टेरिफाइंग चरित्र को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाया, जिसे हॉरर जॉनर हमेशा के लिए बदल गया। यह प्रभाव यही नहीं रुका। 1976 में रिलीज हुई द टेक्सास चेनसॉ नरसंहार से लीदरफेस का चरित्र, एक विशाल हत्यारा जो मानव त्वचा का मास्क पहनता है और एक दूर दराज के घर में एक डिस्टर्ब्ड परिवार के साथ रहता है, एड गेन का एक और स्पष्ट वंशज है। इसी तरह थॉमस हैरिस के उपन्यास द साइलेंस ऑफ द लैम्प्स और उसके बाद की फिल्म एडेप्टेशन से हॉरिफाइंग विलेन बफेलो बिल, जो महिलाओं को उनकी त्वचा से एक महिला सूट बनाने के लिए अपहरण करता है। गेन की खुद को मानव मांस पहनकर बदलने की ट्विस्टेड डिजायर की गूंज है। गेन सिनेमा के कुछ सबसे स्थायी और टेरिफाइंग बॉडीमैन के लिए फैंटम इंस्पिरेशन बन गया। एड गेन की 1984 में एक मानसिक संस्थान में रेस्पिरेटरी फेलियर से मृत्यु हो गई और उसे प्लेनफील्ड कब्रिस्तान में उस परिवार के पास एक अनमार्क्ड ग्रेव में दफनाया गया, जिसे उसने प्यार भी किया था और जिसके द्वारा वह तबाह भी हुआ था। उसकी कहानी मानव मन की फ्रैजिलिटी और एक शांत मुखौटे के पीछे छिपी भयानक क्षमता की एक चिलिंग रिमाइंडर के रूप में कार्य करती है। ऐसी साधारण अकेलापन और मनोवैज्ञानिक दर्द इतनी असाधारण बुराई में कैसे बदल सकता है? प्लेनफील्ड के कसाई की कहानी हमें मानव स्वभाव के सबसे अंधेरे कोनों में देखने के लिए मजबूर करती है, जिससे हमें यह अनसेटलिंग सवाल छोड़ दिया जाता है कि और कौन से हॉरर्स सादी दृष्टि में छिपे हो सकते हैं, बस एक पड़ोसी के बंद दरवाजे के पीछे।